किसान भाइयों, आज हम आए हैं इफ़को सेंटर पे और हमारे गांव का इफ़को सेंटर है और अच्छा खासा चलता है। काफ़ी किसान इफ़को सेंटर से लाभान्वित भी हैं। तो आज हम इफ़को सेंटर के संचालक से यह जानेंगे कि मान लीजिए गेहूं की फसल जो है 50 से 60 दिन की हो गई या 70 दिन की हो गई हो और अब कल्ले निकलने का समय जो है जा चुका है, लेकिन फिर भी फसल की ग्रोथ ज़रूरी होती है और बाली की साइज़ बड़ी होनी चाहिए, उसमें दाने ज़्यादा होने चाहिए। तो मान लीजिए 60, 70, 80 दिन की फसल हो गई तो उस समय किस चीज़ का किसान भाई अपनी गेहूं की फसल में यूज करें जिससे उनकी पैदावारी बढ़े और बाली में दानों की संख्या भी बढ़े। तो चलिए जानते हैं। तो सर जी, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए और जो क्वेश्चन हमने बताया इस वीडियो में उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। मैं रामानंद सिंह एफडीसी रिठुआपुर का संचालक हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि 60 से 70 दिन की फसल हो गई है, कल्ले निकलने का टाइम निकल चुका है, तो फिर क्या चीज़ का स्प्रे किया जाए। इस समय नैनो डीएपी, नैनो यूरिया और सागारिका मिला के स्प्रे कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि मान लीजिए बहुत से लोग डीएपी की किल्लत होती है और डीएपी नहीं डाल पाते हैं, तो जो फास्फोरस की कमी हो गई वो नैनो डीएपी से पूरी हो जाएगी। और नैनो यूरिया भी उसमें मिला के एक ही अच्छा टाइम है कि आप दे सकते हैं, और सागारिका डालेंगे तो और भी बेहतरीन होगा। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो भी यूरिया, डीएपी या सूक्ष्म पोषक तत्व या जो भी द्वितीयक पोषक तत्व, जिन भी पोषक तत्वों की कमी होगी उसकी वो पूर्ति हो जाएगी और फसल आपकी अच्छी ग्रोथ पे आ जाएगी जो है। और मान लीजिए डोज की बात करें तो डोज कितना लें एकड़ के पीछे? 1 एकड़ में जो है आप 500 ml नैनो यूरिया, 250 ml नैनो डीएपी और 250 ml सागारिका के आप मतलब डोज जो है वो स्प्रे करवा सकते हैं। अब तो ड्रोन भी आ गए हैं, तो ड्रोन से अगर स्प्रे करवा दें तो और बेहतर है, नहीं तो अपने भाई इलेक्ट्रिक जो मशीन है या किसी भी तरीके से मतलब स्प्रेयर से, नेपसर स्प्रेयर से बढ़िया से स्प्रे करा दीजिए। और मान लीजिए कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो जिंक वगैरह भी देना चाहते हैं अपनी फसल को स्प्रे के रूप में, तो किस तरह के जिंक का यूज करें? अभी मोनो जिंक या एडिटेड जिंक होता है, लेकिन जिंक ना डालें तो भी बेहतर है, क्योंकि उसमें एडिटेड जिंक मार्केट में भी पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है तो बहुत अच्छी क्वालिटी के जिंक हो तब तो उसमें मिलवाइए, वरना उसको ना ही स्प्रे करना, इसमें तो बेहतर है। मतलब चिलेटेड जिंक आप यूज कर सकते हैं? नहीं, चिलेटेड जिंक भी अमूमन बहुत सही नहीं पड़ता, उसके डोज किसान सही समझ नहीं पाते हैं। जो सागारिका पढ़ ले तो अमूमन उसमें सब कुछ है एक तरीके से, जरूरत नहीं है। हाँ। और मान लीजिए कुछ किसान भाई बूटिंग स्टेज में फसल आती है यानी गर्भावस्था में आती है तो पोटेशियम देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करें? पोटेशियम के लिए आप 0,050 दे सकते हैं। अच्छा। और एक आती है 0,5234 के बारे में थोड़ा सा बताइए। 0,5234 एक समझ लीजिए डीएपी है एक तरीके से। 0,32 उसमें जो है मतलब फास्फोरस और पोटास उसमें अच्छी मात्रा में होती है। 0,34 भी दे सकते हैं आप, तो उसकी जगह आपको नैनो डीएपी और नैनो यूरिया हटाना पड़ेगा। नैनो यूरिया के साथ आप 0,34 दे सकते हैं, नैनो डीएपी के साथ नहीं। अच्छा, मतलब अगर आप 0,34 यूज कर रहे हैं तो आप नैनो यूरिया के साथ आप दे सकते हैं, लेकिन आपको डीएपी नैनो नहीं यूज करनी है। नहीं, नैनो डीएपी नहीं यूज करनी है। तो मान लीजिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किसान भाई अपनी गेहूं की फसल में कर देते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा उन्हें? ये पानी छिड़काव होता है, ये पौधों को डायरेक्ट पहुंचता है जो है, और इससे ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, पौधों में चमक आती है, इसकी सीधी असर इसके बालियों तक जाती है जो है। और इसको सबसे बड़ी बात, आप सूखे मौसम में भी कर सकते हैं। मान लीजिए नमी कम है तब भी आप स्प्रे कर सकते हैं। और कंडीशंस में आप कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट से आपको यूरिया देनी हो सेकंड स्टेज, तो उसके लिए आपको नमी चाहिए, और नमी नहीं है तो फिर नहीं कर सकते हैं। इसमें नमी की कमी हुई आप दे सकते हैं, हल्की नमी है तब भी दे सकते हैं। मौसम साफ सुथरा होना चाहिए बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है और किसान भाई निश्चित तौर पे आपके जानकारी का लाभ उठाएंगे। तो किसान भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।